ओके। पिछली क्लास में हम लोगों का हेडिंग था ओम्स लॉ। एक्चुअली ये काफ़ी बेसिक लॉ है, मतलब ये जर्मन फिजिसिस्ट हैं, इनका पूरा नाम है जॉर्ज साइमनोव। इन्होंने 1828 में एक मोस्ट बेसिक लॉ दिया था जिसको इन्हीं के नाम से कहा जाता है ओम्स लॉ। इन्होंने कहा कि अगर कोई वायर है, कंडक्टिंग वायर है, और इसकी फिजिकल कंडीशंस को हम चेंज ना होने दें। फिजिकल कंडीशंस का मतलब है इसकी लंबाई, मतलब कहने का मतलब उसको हम गर्म ना होने दें। तो इनका कहना है कि इससे बहने वाले जो करंट है वो डायरेक्टली पसंद हुआ करती है इसके इनस के बीच पोटेंशियल डिफरेंस के। If physical conditions of a conducting wire remain unchanged, then electric current flowing through the wire will be directly proportional to the potential difference between the ends of the wire. जैसे इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस ये भी है, तो और इससे बहने वाली करंट आई है। तो इनका कहना है कि आई सीधा समानुपाती होती है किसके, भी के। सही बात है कि जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक करंट का मान बढ़ता जाएगा। ये इनका लॉ था, एक्चुअली ये लॉ था। और चूंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो हम इसको और इस कह सकते हैं भी डायरेक्ट संतुल किसके, आई के। और यहां से कह सकते हैं भी इक्वल टू आर इंटू आई, जिसको हम लोग शॉर्ट एकदम सीधे कह देते भी इक्वल टू आई आर। तो वो आर जो है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। इसी को इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस कहा करते हैं ऑफ द वायर। इस वायर का ये इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस है, इस वायर का ये इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस है। इसमें ध्यान यही रखना है कि इस वायर की फिजिकल कंडीशंस को चेंज नहीं होने दिया जाए। तो बाई चांस इस तरह का कोई क्वेश्चन हो जिसमें असर्शन और रीजन टाइप की चीज हो, एक में कह दे कंडीशंस को चेंज होने देते हैं और एक में कहता है कंडीशन को नहीं चेंज होने देते हैं, तो कंडीशन को नहीं चेंज होने देते हैं तभी हम इस लॉ का यूज कर सकते हैं आई इज दैट किसके, वी के, जहां भी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एंड्स ऑफ द वायर है। एकदम बिल्कुल बेसिक लॉ है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, ओम्स लॉ। देखिए काफी पुराना है। यानी इस वायर के अगर फिजिकल कंडीशंस को वेरी नहीं होने दिया जाए, अनचेंज रखा जाए, तो इससे बहने वाली जो करंट है वो डायरेक्टली संबंध हुआ करती है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द वायर। का मतलब है कि भी आई इज डायरेक्ट टू भी, मतलब जैसे जैसे हम भी को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आई का मान बढ़ता जाएगा। और हम रिवर्स भी कर सकते हैं, और भी इज डायरेक्ट टू आई, और इसी को कहा करते हैं भी इक्वल टू आर इंटू आई, जहां पर आर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसको हम इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस कहा करते हैं इस कंडक्टिंग वायर का। कुछ है नहीं, आराम से याद हो जाता है, इसको हटा देते हैं। इसके बाद मैंने आपसे कहा इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। एक्चुअली the opposition offered why the conducting wire to the flow of electric current is called its electrical resistance। इसको हम इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस कहते हैं। ये अपोजिशन है, ये अपोजिशन है।
यानी जो कंडक्टिंग वायर विरोध करता है करंट को फ्लो होने के लिए, इसी अपोजिशन को हम लोग क्या कहेंगे, रेसिस्टेंस कहेंगे, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस कहेंगे। ये थर्मल रेसिस्टेंस भी हो सकता है, लेकिन उसमें थर्मल करंट है। ठीक है ना। इसको अगर रिप्रेजेंट करने की बात हो तो जो इलेक्ट्रॉन का जिगजैग पाथ हुआ करता है, जब इलेक्ट्रॉन्स किसी कंडक्टर मूव करते हैं तो उनका पाथ जिगजैग होता है। इसी कारण इसका जो सिंबल है वो जिगजैग टाइप का है। ड्यू टू जिगजैग पाथ, ड्यू टू जिगजैग पाथ्स of the electrons in a conducting wire. Electrical resistance is represented by और यहां पर R लिख देंगे। ये रेसिस्टेंस है, इसको हम रेसिस्टर कह सकते हैं, इसको रेसिस्टर कह सकते हैं, और इसको हम रेसिस्टेंस कह सकते हैं, जिसको आपने R लिखा है। ये जिगजैग पाथ के कारण इसको ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। अब अगर हम इसकी यूनिट्स के बारे में बातचीत करें, जो आप सबसे अच्छा जानते हैं, यूनिट, इट्स SI यूनिट इज वोल्ट पर एम्पियर। इसको ऐसे देखिएगा, अगर हम यूनिट की बात करते हैं तो सिंस V इक्वल टू हुआ करता है R इंटू आई, इसलिए R इक्वल टू हो जाएगा V बाई I. तो इट्स SI यूनिट इज वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर, और इसी को कहा करते हैं ओम, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। ये ओम को ही सम्मानित किया गया है, क्योंकि फिजिक्स में आप बड़ी अच्छी बात है कि जो भी फिजिसिस्ट हैं उनके नेम को सम्मानित करने के लिए हम लोग उनके नाम को यूनिट के रूप में यूज कर लेते हैं। जैसे फोर्स यूनिट को न्यूटन उससे है, उसी तरह से रेसिस्टेंस की यूनिट को ओम, एनर्जी की यूनिट को जूल। तो ओम, जिसको ओमेगा से लिखते हैं, ये कैपिटल ओमेगा है, ओम। अगर कोई आपसे डायमेंशंस के बारे में बातचीत करे, डायमेंशंस या डायमेंशनल फॉर्मूला कह सकते हो, तो R इक्वल टू हुआ करता है V बाई I। हम अगर वर्क के सेंस में डिफाइन करते हैं तो W बाई क्यू नॉट, और I को डिफाइन करते हैं तो Q बाई टी। इसको लिख सकते हो W/T, और ये नीचे आएगा तो इसको हम लिख सकते हैं Q नॉट इंटू Q। ध्यान दीजिएगा, W मीन्स ml स्क्वायर T इनवर्स टू Y T और इंटू Q का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं ml स्क्वायर T इनवर्स और Q इनवर्स टू। ये यूपी सीट ने किया था एक बार, ये 2007 में किया है, इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है ये, चार्ज के टर्म्स में उन्होंने किया है, और उसी साल एम्स ने इसको किया है करंट के टर्म्स में। हम जानते हैं कि सिंस I इक्वल टू हुआ करता है Q बाई टी, इसलिए Q बराबर हो जाए I इंटू टी। I मीन्स एम्पियर और टाइम। इसको यहां पर अगर पुट करते हैं
तो इसका डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा ml², ये यहां आएगा t², तो t की पावर -3 और a इनवर्स 2, ये एम्स 2007 में है। एकदम इजी है, आराम से कर सकते हो, कुछ नहीं है, ये आपको डायमेंशंस बताया है और ये सब याद रहना चाहिए। वर्क के डायमेंशंस आप जानते हैं, चार्ज के टर्म्स में उत्तर प्रदेश ने कर दिया, करंट के टर्म्स में एम्स ने कर दिया, और आपसे अगर करेगा तो करंट के टर्म्स में ही करेगा। तो करंट की अगर देखा जाए, चार्ज के अगर की डायमेंशंस देखी जाए तो 80 है, ए फॉर एम्पियर, टी फॉर टाइम है ही, आप देख ही रहे हैं। तो हो सकता है कि इसके डायमेंशंस आपसे कर दें, हो सकता है आरसी के डायमेंशंस कर दें, आरसी के डायमेंशंस कर दें, ध्यान दीजिएगा, आरसी अब आप होशियार हैं, आरसी आर अभी आपने डिफाइन किया है V/I, और C Q बराबर होता है C इंटू V, तो C बराबर हो जाएगा Q/V, V से भी कट जाएगा, और Q/T, और Q की जगह आप लिखा करते हो I इंटू T/I, ये कट के हो जाए किसका, टाइम। तो ध्यान रखिएगा, आरसी के डायमेंशंस टाइम के बराबर है, आरसी के डायमेंशंस टाइम के बराबर है, आरसी के डायमेंशंस टाइम के बराबर है, क्योंकि आजकल नीट कर रहा है इस तरह की, जैसे एनर्जी बटे कैपिटल जी के डायमेंशंस नीट वालों ने किए थे, तो पोटेंशियल जी को एनर्जी कह दो, U बराबर G m1m2/r, तो एनर्जी बटे कैपिटल जी बराबर हो जाए m1m2/r, बस केवल m1 इज m, m2 इज m, तो m²/r L इनवर्स, बस हो गया डायमेंशन, और t की पावर 0, नीट का क्वेश्चन है। तो जब वो दो को मिलाकर कर सकते हैं, तो यहां भी R और C को मिलाकर कर सकते हैं, यहां पर R रेसिस्टेंस है और C कैपेसिटेंस है। तो ध्यान रखिएगा, आरसी के डायमेंशंस टाइम के बराबर है, टी है ये टाइम है। ओके, तो अभी तक तो आपको कोई क्वेश्चन मिला नहीं, लेकिन तब ये सब क्वेश्चन तो अच्छे हैं ही, ये सब जैसे आरसी के डायमेंशंस आपसे पूछ सकता है। अब अगर हम इसको डिडक्ट करें, आर को अगर हम निकालने की कोशिश करें एरिया वगैरह के टर्म्स में, तो ऐसे करते हैं हम लोग, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, ध्यान दीजिएगा, हम I लिख चुके हैं NEA VD, जहां पर N इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और VD डेप्थ वेलोसिटी है। अब हम जानते हैं कि सिंस VD इक्वल टू हुआ करता है EE/m इंटू टाउ, जहां E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, M इलेक्ट्रॉनिक मास से है, और टाउ रिलैक्सेशन टाइम है, और E की जगह हम लिख सकते हैं EV/m इंटू L इंटू टाउ। इसको अगर यहां पर रख लेते हैं VD की जगह, इसलिए I इक्वल टू हो जाएगा NE इंटू A इंटू EV/m इंटू L इंटू टाउ, और I इक्वल टू हो जाएगा N E इंटू E का स्क्वायर इंटू A इंटू टाउ, बाई हो जाएगा M इंटू L और इंटू V। ध्यान दीजिएगा, ये पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट है, क्योंकि N इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, टाउ रिलैक्सेशन टाइम है, M इलेक्ट्रॉनिक मास है, और L कंडक्टर की लंबाई है।
तो अगर ये कांस्टेंट है तो यही से कह सकते हो कि सिंस एन ई स्क्वायर बाई एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ बाई एम इंटू एल इज कांस्टेंट, इसलिए आई इज सीधा समानुपाती किसके भी हो गया। यही ओम्स लॉ है, यही ओम्स लॉ है। अगर इसको उल्टा कर दें, अगर हम इसको उल्टा कर दें तो ये हो जाएगा v इक्वल टू हो जाएगा m इंटू एल बाई एन ई स्क्वायर इंटू ए इंटू टाउ इंटू आई। और चूंकि ये क्वांटिटी कांस्टेंट है, ये क्वांटिटी कांस्टेंट है, सिंस m इंटू एल बाई एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ इज कांस्टेंट, इसलिए और v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके i के। ये भी ओम्स लॉ है, ये भी ओम्स लॉ है। अब हम इसको लिखते हैं v इक्वल टू आर आई, इससे इसका हम कंपेरिजन करते हैं v इक्वल टू m इंटू एल बाई एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ इंटू आई। i इज i, v इज v, तो यहां से कह सकते हो r इक्वल टू हो जाएगा m इंटू एल बाई एन ई स्क्वायर इंटू ए इंटू टाउ। ये रेसिस्टेंस हो गया, ये रेसिस्टेंस हो गया। ये इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस हो गया। इसमें भी अगर हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी को, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी और इसी को कहा करते स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कहते हैं, इसको स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर हम किसी वायर को लेते हैं, जैसे ये वायर है, इसका ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और इसकी लंबाई है, इसकी लंबाई है, तो इसी को आप देखेंगे R इक्वल टू एम एन ई स्क्वायर टाउ और इंटू एल बाई ए। तो इससे अगर हम देखें तो कह सकते हैं कि दी रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिंग वायर इज डायरेक्टली proportional to its length, to its length, and inversely proportional to the area of cross section, area of cross section, area of cross section, that is R। ये सीधा समानुपाती हो जाएगा L की। कब? जब हम A इज कांस्टेंट, A इज कांस्टेंट। ध्यान दीजिएगा, ये बिल्कुल ही है, कुछ नहीं है। आपने रेसिस्टेंस अभी निकाल लिया, हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे इस लाइन को, लेकिन उससे अच्छा नहीं होता, क्योंकि इसमें एक शब्द हम लोग लिखने वाले हैं कि जो रेसिस्टिविटी है वो नेचर के ऊपर डिपेंडेंट है, ये लिखने वाले हैं। तो इसलिए मैंने आर को निकाल लिया लंबाई वगैरह के टर्म्स में, डेट वेलोसिटी को लेकर। तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और ये लंबाई है। तो अगर हम इसको देखेंगे, ये m इलेक्ट्रॉनिक मास है, जिस पर जिसको हम कुछ कर नहीं सकते हैं, n डेंसिटी जिसको हम कुछ कर नहीं सकते हैं, e इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कुछ कर नहीं सकते, टाउ अगर हम टेम्परेचर वगैरह को वेरी न करने दें तो टाउ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि आप कह चुके हो फिजिकल कंडीशंस को चेंज नहीं होने देना है।
तो यहां कह सकते हो कि आर सीधा समानुपाती हो जाए किसके, एल के, क्योंकि ये पूरी की पूरी क्वांटिटी की कांस्टेंट आपने कह दी है, और इसी को आपने कहा कि आर इनवर्सिव फंक्शन है किसके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। यहां पर देखिए इनवर्स का रिलेशन है, आर इज इनवर्सिव फंक्शन टू ए, कब, व्हेन एल इज कांस्टेंट, एल इज कांस्टेंट, व्हेन एल इज कांस्टेंट। अब अगर हम दोनों को मिला दें, अगर हम दोनों को मिला देते हैं तो यहां से कहा करते हो आर ये सीधा समानुपाती होता है किसके, एल बाई ए, और यहीं से कहा करते हो आर इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, वेयर रो इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट called electrical resistivity, called electrical resistivity of the material of the wire, material of the wire। देख लीजिए, इसको मैं रुका हुआ हूं, बल्कि आपको याद हो गया। आर आपने कहा कि यहां से आर को सीधा समानुपाती आपने कहा एल के, चूंकि इस क्वांटिटी को आपने कांस्टेंट किया है, और आर को इनवर्सिव फंक्शन टू कहा ए के, तो यहां पर दो लॉ हो गए। अगर ए कांस्टेंट है तो सीधा समानुपाती हो गया, और अगर एल कांस्टेंट तो इनवर्सिव फंक्शन ए के हो गया। इन दोनों को अगर मिला दें तो आर सीधा समानुपाती हो गया एल बाई ए के, और इसको जब हटाएंगे तो रो आ जाएगा। ये रो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसी को कहा करते हैं कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी ऑफ द मेटल ऑफ द वायर, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी ऑफ द मेटल ऑफ द वायर, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी ऑफ द मेटल ऑफ द वायर, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी ऑफ द मेटल ऑफ द वायर। देख लीजिए एक मिनट, और इसको आप कह सकते हो, अब तो आपने नेचर लिख ही दिया है, ठीक है ना, तो आप दो सेंटेंस आराम से कह सकते हो कि इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन दी नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ द मटेरियल। इसमें क्यों ऐसा कह रहे हो, अगर इस इक्वेशन का ऐसे कंपेरिजन कर लें तो L इज L, A इज A, तो रो हो जाएगा m इन बाई n e स्क्वायर टाउ, और n ही नेचर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटीज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। अगर कोई इसकी यूनिट कह दे, इसकी डायमेंशंस कह दे, तो आप तो होशियार हैं, आप आराम से कह सकते हो। देख लीजिए एक मिनट में, ये फॉर्मूला रट जाओ, R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, जहां पर रो रेसिस्टिविटी है, L लेंथ है, और A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। और अगर हम इससे इसका कंपेरिजन करते हैं तो रो बराबर हो जाता है m बाई n e स्क्वायर इंटू टाउ,
m इलेक्ट्रॉनिक मास से कुछ कर नहीं सकते हो, e इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कुछ कर नहीं सकते हो, टाउ रिलैक्सेशन टाइम है। इसका मतलब रो सीधा समानुपाती हो गया 1/n के, और n इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। जिस मेटलिक वायर के मैटर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी उसकी रेसिस्टिविटी ज्यादा होगी, अगर ये ज्यादा है तो ये कम होगी। सही बात है, सही बात है। तो R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, डट जाओ। और अगर इसके कोई डायमेंशंस कह दे, यूनिट कह दे, तो सिंस R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, इसलिए रो बराबर हो जाएगा R इंटू ए बाई एल। देखिएगा, इट्स SI यूनिट इज ओम मीटर, 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 ओम मीटर। क्योंकि R ओम, ए मीटर स्क्वायर, एल मीटर, 1 मीटर से मीटर करके ओम मीटर। इसी का रेसिप्रोकल कहलाता है क्या? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जो आप बहुत अच्छी तरह जानते हो, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। द रेसिप्रोकल ऑफ, द रेसिप्रोकल ऑफ, रेसिप्रोकल ऑफ, द रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इसको सिग्मा से लिखा करते हैं, इसको सिग्मा से लिखा करते हैं, दैट इज सिग्मा इक्वल टू 1/रो। और अगर इसको देखा जाए तो भी आपने फॉर्मूला लिखा था, ठीक है ना, ये लिखा था रो इक्वल टू, लिखा था भी आपने, यहां पर कुछ लिखा था, तो ये इनवर्स सीधा समानुपाती हो जाए किसके? एन के। थोड़ी देर की पहले आपने क्या लिखा है वो हम आपको अब नहीं बताएंगे, क्योंकि आप याद कर चुके हो। तो और अगर इसकी कोई यूनिट कह दे, इस SI यूनिट अगर कोई कह दे, ये भी नेचर हो गया और एकदम सीधा समानुपाती हो गया किसके? एन के। जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे उसकी कंडक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। ये ठीक उसी तरह से है, जिस धर्म के प्रचारक ज्यादा होंगे उस धर्म का प्रचार उतना ही ज्यादा होगा। ठीक उसी तरह से जिस मेटलिक वायर में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी उसकी कंडक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। और अगर कोई इसके यूनिट्स के बारे में कह दे आपसे, इट्स SI यूनिट इज ओम इनवर्स, ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स। और इसको कह सकते हो, और इसको कह सकते हो महो पर मीटर, महो पर मीटर, महो पर मीटर। और ये सामन भी है, महो को सामन बोलते हैं पर मीटर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और ओम का भी उल्टा कर दो, पर मीटर, ओम पर मीटर, महो पर मीटर। तो इसकी क्या हो गई? यूनिट हो गई। तो अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिला। अब ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट नोट 1, इंपॉर्टेंट नोट 1 are to remember। ध्यान दीजिए, R इक्वल टू हुआ करता रो इंटू एल बाई ए। अगर हम ऊपर नीचे L का गुणा कर दें तो L स्क्वायर बाई A इंटू एल, और A इंटू एल वॉल्यूम हो जाएगा, और रो इंटू एल स्क्वायर बाई वॉल्यूम। और किसी वायर का वॉल्यूम कांस्टेंट है,
since volume of a conducting wire of a लगा दिया आपने, of a conducting wire is a constant, इसलिए और ये सीधा समानुपाती हो गया एल स्क्वायर। एल स्क्वायर और इसी से कह सकते हो आर डैश बाई आर बराबर हो जाएगा एल डैश बाई एल का होल स्क्वायर। और अगर आपसे कह दिया जाए कि अगर किसी वायर को खींचकर हम उसकी लंबाई को n टाइम्स कर देते हैं, देन आर डैश बाई आर बराबर हो जाएगा n स्क्वायर। और यहीं से कह सकते हो, और यहीं से कह सकते हो, और यहां से कह सकते हो आर डैश बराबर हो जाएगा n स्क्वायर। और यही नीट यूजी 2017 में क्वेश्चन था। The resistance of a wire is R. If wire is so stretched in length that its length becomes n times of its initial length. और अगर n का मान, जैसे R का मान अगर 4 ओम हो और n बराबर 2 हो, यानी किसी वायर को खींच कर आप गुना कर दें तो n2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, तो R इक्वल टू 16 ओम। ये नीट 13 में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यही था। ये नीट 13 में था, 2013 में था, 2013 में था। देख लीजिए, फिर एक बार देख लीजिए, हमको नहीं लगता है कि आपको कोई भी परेशानी है, क्योंकि ऊपर नीचे आपने L का गुणा कर दिया तो L इंटू एल एल स्क्वायर हो जाएगा, और A इंटू एल वॉल्यूम है। किसी वायर का वॉल्यूम कांस्टेंट है, अब उस वायर की लंबाई को अगर खींचोगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटेगी, लेकिन वॉल्यूम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वही आपने कह दिया यहां पर R डैश बाई आर इक्वल टू एल डैश बाई एल का स्क्वायर, और कहा कि अगर वायर को हम खींच कर उसकी लंबाई को n टाइम्स कर दें तो रेसिस्टेंस n स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा इनिशियल रेसिस्टेंस का, जो 2017 में है। और अगर इनिशियल रेसिस्टेंस 4 ओम है और उसकी लंबाई को हम गुना कर दें तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और इसमें 4 का गुणा कर दोगे तो 4 इंटू 4 4 इंटू 4 इक्वल टू 16 हो जाएगा, जो सबसे पहला क्वेश्चन नीट का था। एक 20 में उन्होंने एक और क्वेश्चन किया है। 20 में क्या किया है कि 2 वायर हैं, ये 2 वायर हैं, सेम मैटर के हैं, सेम मैटर के हैं और सेम लेंथ के हैं, दोनों सेम लेंथ के हैं और दोनों की रेसिस्टेंस सेम है, लेकिन अंतर क्या है, एक का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है, A1 जिसकी एरिया है, और दूसरा जो है वो स्क्वायर है जिसकी एरिया A2 है। तो आपसे पूछा गया था कि A1 और A2 का रेशियो क्या होगा, तो 1 हो जाएगा। ये 2020 का क्वेश्चन था, 2020 का क्वेश्चन था। इसमें 2 सॉलिड्स वायर ऑफ सेम मटेरियल of same length and of same resistances, दोनों की रेसिस्टेंस सेम है। अब इन्होंने कहा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ फर्स्ट वायर इज सर्कुलर A1 और सेकंड वायर स्क्वायर A2, तो A1 और A2 का इन्होंने मान चाहा था। तो ये 20 में क्वेश्चन है। 20 कुछ भी हो, चाहे सर्कुलर हो, R1 अगर R1 बराबर है अगर R2 के, तो R की जगह रो इंटू एल बाई
A1 जो कि बराबर हो जाएगा रो L बाई A2, तो A1 बाई A2, A1 बाई A2 बराबर हो जाएगा 1। ये नीट 20 का क्वेश्चन है। तो चाहे एरिया रेक्टेंगुलर हो, चाहे एरिया सर्कुलर हो, चाहे एरिया स्क्वायर हो, रेशियो क्या होगा 1, चूंकि आपने मेटल सेम ले लिए हैं, आपने लंबाई सेम ले ली है, आपने रेसिस्टेंस सेम ले लिए हैं। 10 सेकंड का क्वेश्चन था, तो A1 और A2 का रेशियो 1:1 हो गया। ये 2020 में था, ये 2013 में था और ये 2017 में था। काफी इजी है, काफी इजी, कहीं कुछ है नहीं, आराम से आप रख सकते हैं। हो सकता है कि 4 की जगह कुछ और कह दे। The resistance of a wire is 5 ohm. The length of the wire is so stretched that the wire is so stretched in length that its length becomes 3 times of its initial one. तो यहां पर n की जगह 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 into 5 45 हो जाएगा। ये कॉमन फार्मूला बन गया, आर स्क्वायर एन स्क्वायर इंटू आर। आर इनिशियल है और एन टाइम्स आपने उसको क्या किया, स्ट्रेच कर दिया है। तो किसी वायर को अगर हम स्ट्रेच करते हैं तो उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ पर इफेक्ट पड़ता है। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन 2020 का भी था। एक का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन्होंने सर्कुलर लिया था और दूसरे का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्क्वायर लिया था। तो जब आप रेसिस्टेंस को बराबर कर रहे हो, मेटल को आप बराबर कर रहे हो, लंबाइयों को बराबर कर रहे हो, तो A1 A2 का रेशियो क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा भाई। चाहे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सर्कुलर हो, चाहे रेक्टेंगुलर हो, चाहे स्क्वायर हो। तो आप तुरंत 1 सेकंड में भी आंसर दे सकते थे। A1 और A2 का रेशियो कितना, 1:1। आंसर यही था, 1 था, क्योंकि A1 बाई A2 उन्होंने कहा था, तो कुछ नहीं है। ओके, 2025 में भी आशा कर सकते हो, 2025 में भी आशा कर सकते हो इस पर। अब यहां पर कह दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट नोट टू रिमेंबर। हो सकता है यही क्वेश्चन कर दे, तो एम्स में है ये। अब अगर ऊपर नीचे अगर ए का गुना कर दें तो अब वॉल्यूम ऊपर चला जाएगा और यहां ए स्क्वायर हो जाएगा, और ए स्क्वायर में अंदर आर है, रेडियस है, तो आर का स्क्वायर आर की पावर 4 हो जाएगा। हो सकता है ये क्वेश्चन आपको 25 में मिल जाएगा। ओके।